एलन मस्क का सबसे बड़ा सपना था। उन्होंने व्यापक यात्रा की और इस नतीजे पर पहुंचे कि उनके लिए सबसे बेहतरीन मौके अगर कहीं मौजूद हैं, तो वो जगह है कैलिफोर्निया। मैंने जब कभी भी शानदार प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा, तो वो अमेरिका या फिर और अधिक खुलकर कहा जाए तो उत्तरी अमेरिका का नाम आता था। मैं खुद को उस स्थान पर पाना चाहता था जहां प्रौद्योगिकी का आधुनिकतम प्रारूप मौजूद हो, और निश्चित रूप से अमेरिका में सिलिकॉन वैली ही वो जगह है जो इसके लिए मशहूर है। हालांकि उस समय मुझे नहीं पता था कि सिलिकॉन वैली है कहां। मुझे ये किसी पौराणिक स्थान जैसा प्रतीत होता था। फ्रेश डायलॉग्स को दिए साक्षात्कार में एलन मस्क ने ये बात कही। मे मस्क का जन्म कनाडा में हुआ था, लेकिन एलन ने अमेरिका पहुंचने का सबसे अच्छा अवसर अपनी मां की कनाडाई नागरिकता के जरिए देखा। अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध और बेहद कम नकदी के साथ उन्होंने कनाडा और एक बेहद अनिश्चित तात्कालिक भविष्य का रुख किया। हालांकि उनके कुछ रिश्तेदार वहां रहते थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे कहां रहेंगे और जीवन यापन करने के लिए क्या करेंगे। बॉयलर रूम की सफाई करने से लेकर आरी से लकड़ी काटने जैसे विभिन्न मुश्किल कामों को करते हुए एलन मस्क ने अपने पास नकदी जमा की और खुद को स्थापित किया। इसके बाद अभी उनकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। उन्होंने किंगस्टन, ओंटारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 2 वर्ष बाद मस्क ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर लेने के बाद पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में स्थानांतरण ले लिया। आखिरकार मस्क ने वाहर्टन स्कूल में अर्थशास्त्र में डिग्री और कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से भौतिकी में बीएस की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्हें स्टैनफोर्ड में एलाइड फिजिक्स में पीएचडी में दाखिला मिल गया। लेकिन उन्हें एक ऐसा अवसर दिखाई दिया जिसे देखकर उन्हें लगा कि अगर उन्होंने उसका फायदा नहीं उठाया तो वो हाथ से निकल जाएगा, और उन्होंने 2 दिन बाद ही पीएचडी को अलविदा कह दिया। उन्होंने अनुमान लगाया कि वे कभी भी वापस जाकर डिग्री हासिल कर सकते हैं। मस्क ने कॉलेज में रहते हुए ही अपने खोल से बाहर निकलना शुरू कर दिया था। वे अब भी शर्मीले हैं, लेकिन उनमें कभी भी निर्भीकता की कमी नहीं रही, और यही वो विशेषता है जो बहुत जल्द दूसरों की नजरों में आ जाती है। वे कहते हैं कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व के सब जानने वाले भाग को बंद कर दिया और जानबूझकर अपनी उपस्थिति पर काम करना प्रारंभ किया। यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से बोलने की प्रतियोगिताओं तक में भाग लिया। उनके नियोक्ताओं, सहपाठियों और दोस्तों ने मस्क को ऐसी प्रबलता से सुसज्जित बताना शुरू कर दिया जो उन्हें बाकी की मानवता से अलग करती है। आने वाले कुछ पन्नों में हम उनके द्वारा शुरू की गई कुछ विशिष्ट कंपनियों और उनमें से प्रत्येक की मौजूदा स्थिति पर एक नजर डालेंगे। इनमें शामिल होंगी जिप2, उपभोक्ता विज्ञापन के लिए ऑनलाइन बाजार जैसे आज का येल्प, x.com, ऑनलाइन पीयर टू पीयर मनी ट्रांसफर जो बाद में पेपाल हो गया, स्पेसएक्स, रॉकेट निर्माण और अंतरिक्ष के लिए पेलॉड परिवहन, स्टारलिंक, दुनिया भर में तेज इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए बनाया गया सैटेलाइट एरे, टेस्ला, स्वायत्त इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल विनिर्माण, टेस्ला एनर्जी, कारों, घरों और उपयोगों के लिए बैटरी का निर्माण, सोलर सिटी, सोलर पैनल और छतों का निर्माण और अधिष्ठापन, ओपन एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मानव जाति का सर्वनाश करने से रोकने के लिए गैर लाभकारी काम, न्यूरोलिंक, कंप्यूटर को मानव मस्तिष्क के साथ सीधे लिंक करने के लिए तरीकों का विकास करना, हाइपरलूप, चुंबकीय उत्थान और वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग करते हुए उच्च गति वाला परिवहन, बोरिंग कंपनी, भूमिगत परिवहन और उपयोगिताओं के लिए सुरंग की ड्रिलिंग। जिप2, ये 1995 में है। इंटरनेट को आए हुए अभी बमुश्किल 1 साल का ही समय हुआ है। छोटे व्यवसायों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए। वास्तव में 10 साल बाद भी 50% से भी कम छोटे व्यवसायों में इंटरनेट की मौजूदगी थी। एलन और उनके भाई किम्बल को आशा की किरण दिखाई दी। इन्होंने जिप2 बनाया, जिसे आज के yelp.com या फिर googlemybusiness.com के आदिम संस्करण के रूप में सबसे अच्छे तरीके से बखान किया जा सकता है। इसके पीछे विचार था उपभोक्ताओं को व्यवसाय की श्रेणी
और स्थान के आधार पर स्थानीय व्यवसाय खोजने का तरीका प्रदान करने का। लेकिन इसमें भी एक परेशानी सामने खड़ी थी। अगर उपभोक्ता अभी तक इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो आप उन व्यवसायों को विज्ञापन का भुगतान करने पर कैसे ला सकते हैं? और या आप कैसे अपने उपभोक्ताओं को वेब का उपयोग करने पर ला सकते हैं? वो भी तब जब खोजने पर उनका अनुभव संभावित व्यवसायों के बहुत कम नतीजे पेश करता हो। नई कंपनी पुरानी पहले मुर्गी या अंडे वाली समस्या का सामना कर रही थी। मस्क बंधुओं ने ऐसा समाधान तलाश निकाला जिसे देखने में दूसरे असफल रहे थे। इंटरनेट क्रांति के चलते समाचार पत्र और फोन बुक सबसे अधिक वाहन का सामना करने वाले साबित होने वाले थे। अगर उपभोक्ता इंटरनेट पर आसानी से नजदीकी बेकरी को तलाश सकता है, तो फिर कोई भी बेकरी समाचार पत्र या फिर फोन बुक में विज्ञापन पर पैसा क्यों खर्च करेगा? ऐसे में किम्बल ने समाचार पत्रों को ये विश्वास दिलवाना प्रारंभ किया कि उन्हें जिप2 इंजन का उपयोग करते हुए अपनी बिक्री के प्रयासों को इंटरनेट पर लाने का प्रयास करते हुए दूसरों से आगे निकलना चाहिए। इस बीच एलन कोडिंग करने में व्यस्त थे। हो सकता है कि मस्क बंधुओं को इस बात का अंदाजा हो कि उनका ये विचार चल निकलेगा, या फिर शायद उन्हें ना हो, लेकिन वो एक बहुत बड़े प्रयास की नींव रख रहे थे। और इतना तो तय था कि उनके पास मौजूद स्टार्टअप पूंजी लंबे समय तक चलने वाली नहीं थी। संदर्भ के लिए मैंने और मेरे साझेदार ने 1995 में bicyclemall.com शुरू की। बिल्कुल जिप2 की ही तरह हमें आशा थी कि उपभोक्ता उत्पादों को तलाशने के लिए बायसाइकिल मॉल पर जाएंगे और फिर उन्हें वहां से खरीदारी करने के लिए स्थानीय दुकान पर भेज दिया जाएगा। जिप2 की ही तरह हम निर्माताओं से उनके उत्पादों के विज्ञापन के बदले भुगतान प्राप्त करते। जिप2 के उलट हमें इस नए विचार की कोडिंग के लिए भुगतान करना पड़ा। लेकिन 1995 के $1,00,000 के बाद हमने हार मान ली। यहाँ तक कि एलन के स्वयं कोडिंग करने के बावजूद वे और किम्बल लगातार असफलता के कगार पर थे, प्रमुखतः नकदी की कमी के चलते। एलन कार्यालय में ही रहते थे और YMCA में नहाते थे। उनके जीवित रहने की कहानी पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है। एलन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स एंड द क्वेस्ट फॉर अ फैंटास्टिक फ्यूचर देखें। 1996 के प्रारंभ में मोहर डेविडसन वेंचर्स ने जिप2 में $3 मिलियन का निवेश किया। इसने कंपनी को अपना तात्कालिक ध्यान स्थानीय से राष्ट्रीय करने और भुगतान करने वाले उपभोक्ता के रूप में समाचार पत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति प्रदान की। इसके अलावा इन्होंने कुछ अनुभवी कोडर्स की सेवाएं भी ली और सॉफ्टवेयर को नाटकीय तरीके से व्यवस्थित करने में कामयाब रहे। जिप2 की प्रारंभिक सफलता ने एलन मस्क को आत्मविश्वास की एक खुराक देने का काम किया, जिसके नतीजतन वे और अधिक मुखर हो गए। जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट होगा, ये मुखरता एक बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन ये एक अभिशाप भी साबित हो सकती है। बहुत हद तक जिप2 जैसी ही दृष्टि रखने वाली सिटी सर्च इनकी प्रमुख प्रतियोगी थी। 1998 में दोनों कंपनियां विलय के कगार पर थीं, लेकिन बातचीत में कुछ खटास आ गई और ये सौदा पूरा ना हो सका। लेकिन फरवरी 1999 में कॉम्पैक्ट कंप्यूटर ने $307 मिलियन का नकद प्रस्ताव सामने रखा। 5 साल से भी कम समय में मस्क ने अपने लिए $22 मिलियन का पेचेक कमाया और सिर्फ 28 की उम्र में ही अपना भविष्य संवार लिया। लेकिन दूसरे .com विजेताओं के बिल्कुल उलट, मस्क ने जिप2 को बेचने से पहले ही अपने मस्तिष्क में एक नई कंपनी के बारे में विचार बना रखा था, X.com। मस्क के दीर्घकालिक सपने को अभी और इंतजार करना था। हालांकि आप ये मान सकते हैं कि जिप2.com और X.com ने लोगों की मदद की। इन्होंने दुनिया को डार्क एज से दूर रखने के लिए बहुत काम किया। ये कहना अधिक उचित होगा कि मस्क उन अवसरों का फायदा उठा रहे थे जो उन्हें आजीविका प्रदान करने के साथ साथ उनकी उद्यमशीलता मुहिम और ऊर्जा का उपयोग करने का मौका भी दे रहे थे। मस्क ने कुछ समय के लिए एक बैंक में भी काम किया था और बैंक के काम करने के तरीके में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्हें इस बात का विश्वास था कि बैंक कर्मी एक ऑनलाइन बैंक खोलने में
एक बड़ा अवसर देखने को लेकर काफी आलसी थे। हालांकि इसके लिए कोडिंग करना जिप2 को तैयार करने के लिए की जाने वाली कोडिंग के मुकाबले काफी आसान काम था, लेकिन एक बैंक तैयार करने को लेकर सामने आने वाली नियामक बाधाएं बहुत अधिक थीं। अपने $22 मिलियन में से $10 मिलियन X.com में निवेशित करने के बाद भी कंपनी को अधिक धन की आवश्यकता थी। नियामक संबंधी मुद्दों के अलावा यहाँ पर भी पहले मुर्गी या अंडे वाली एक और समस्या खड़ी थी। X.com के लिए प्रवेश बिंदु निशुल्क, पीयर टू पीयर और या उपभोक्ता से व्यापार भुगतान वाला था। लेकिन अगर मैं अपने बच्चों की देखभाल के लिए आपको भुगतान करना चाहता हूँ और आप X.com पर ऑनलाइन नहीं हैं, तो लेन देन नहीं होगा और मैं हतोत्साहित हो जाऊंगा और मेरे इसे दोबारा इस्तेमाल करने की उम्मीद ना के बराबर है। अब क्या करें? उद्यम में प्रारंभिक निवेश करने के बाद मस्क ने उपभोक्ताओं को इसमें शामिल होने के लिए वास्तव में भुगतान करने का फैसला किया। X.com ने पहले महीने में नए सदस्यों को सिर्फ जुड़ने के लिए ही $20 की मुफ्त ऑनलाइन नकदी दी। इस मुफ्त ऑनलाइन नकदी की रकम को दूसरे महीने में घटाकर $10 कर दिया गया और फिर तीसरे महीने में इसे घटाकर $5 कर दिया गया। ये विचार काम तो कर गया, लेकिन ऐसा करने में X.com की $60 मिलियन की नकदी स्वाहा हो गई। इस बीच एक अन्य स्टार्टअप का भी यही विचार था। कन्फिनिटी उर्फ पेपाल उपभोक्ताओं को अपने पाले में करने के लिए X.com के साथ प्रतियोगिता में था। उन दिनों इंटरनेट स्टार्टअप्स का जोर इस बात पर रहता था कि जो भी अवधारणा को स्थापित करने में सबसे अधिक तेज रहेगा, उसे ही बाजार की हिस्सेदारी की बड़ी रकम मिलेगी। इस मामले में दोनों ही कंपनियां शीर्ष पर आने की इस लड़ाई में अपने नकदी संसाधनों को स्वाहा कर रही थी। सिर्फ 1 साल के व्यापार के बाद ही कन्फिनिटी का विलय X.com में हो गया और मस्क को विचारों के मेल ना खाने के चलते सीईओ के पद से हटा दिया गया। मस्क अब भी एक बैंक की चाहत रखते थे। शेयर धारकों की एक बड़ी संख्या पीयर टू पीयर भुगतान पेश करने वाली पुरानी प्रणाली को जारी रखने में ही संतुष्ट थी। इसके बाद 2002 के अक्टूबर महीने में ईबी ने $1.5 बिलियन में पेपाल को खरीद लिया। सिर्फ 3 सालों की अवधि में ही मस्क ने अपने $22 मिलियन को $165 मिलियन में बदल दिया था, वो भी टैक्स चुकाने के बाद। स्पेसएक्स पेपाल में सीईओ के पद से बेदखल किए जाने के बाद मस्क ने बिना कोई समय गवाए अपना सारा ध्यान अपने सबसे बड़े सपने मंगल पर पहुंचने पर केंद्रित कर दिया। अपने पास मौजूद इतनी बड़ी रकम के चलते मस्क इस स्थिति में थे कि वे मनुष्यों द्वारा अंतरिक्ष की खोज को जारी रखने की महत्ता को लेकर अपनी बात को समझाने के लिए दिल खोलकर खर्च कर सकते थे। वे इस बात को लेकर काफी खिन्न थे कि अमेरिका ने मूल रूप से अन्य ग्रहों के बारे में पता लगाने के अपने प्रयासों पर लगाम लगा रखी थी। ऐसे में पैसा कमाने के किसी भी इरादे के बिना उन्होंने एक प्रतीकात्मक मुद्रा के रूप में बड़ी रकम लगाने का फैसला किया। वे मंगल ग्रह पर एक छोटा सा ग्रीन हाउस बगीचा बेचने का रास्ता तलाश लेंगे। इसके विवरण इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन उनका प्रारंभिक लक्ष्य अंतर्ग्रहीय खोजबीन के क्षेत्र में नई रुचि को प्रेरित करना था। लाल मिट्टी की पृष्ठभूमि में मौजूद इस मरु उद्यान की तस्वीरें भेजने के लिए इसमें कैमरे लगाए जाएंगे। ये प्रारंभिक विचार मस्क के विज्ञापन संबंधी पक्ष को उजागर करता है। ये वही मस्क है जो अपनी टेस्ला रोडस्टर को अंतरिक्ष में भेज देगा और वहां से लाल अंतरिक्ष कार की तस्वीरें पृथ्वी पर वापस आएंगी। ये बात मशहूर है कि मस्क ने रूस से कुछ इस्तेमाल किए हुए पुराने ICBM खरीदने के साथ मंगल की खोज का काम शुरू किया। एक वास्तविक रॉकेट वैज्ञानिक जिम कैंटरेल मस्क की अंतरिक्ष संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी सलाह प्रदान करने वाले प्रारंभिक व्यक्तियों में से एक थे। वो इस कहानी को इस प्रकार सुनाते हैं। इस कहानी में सिर्फ रूस के इर्द गिर्द चक्कर काटने के अलावा और भी बहुत कुछ है। एलन 2001 में मेरे पास आए और वे कुछ ऐसा करना चाहते थे जो ये साबित कर सके कि मानवता एक बहुग्रहीय प्रजाति बन सकती है। वे अब भी उस वाक्यांश को इस्तेमाल करते हैं। वे इस काम को अपने पैसे से करना चाहते थे,
और उनका इरादा मंगल पर चूहों की एक बस्ती को भेजने का था। उन्होंने विशेष रूप से सिर्फ मुझसे संपर्क साधा क्योंकि मैं एक जाना पहचाना सोवियत विशेषज्ञ था। मेरे पास रूस से उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने का अनुभव है। मैं रूसी भाषा बोलता हूँ। मैं फ्रेंच रूसी मंगल 94 कार्यक्रम में किए गए काम के चलते रूसी उद्योग को अच्छे से जानता हूँ और मैंने 1990 के दशक में डीओडी अभियानों में काम करने के दौरान वहां पर कुल मिलाकर 2 साल का समय बिताया है। उन्हें इस बात का पूरा इल्म था कि उनके पास मौजूद बजट के हिसाब से सिर्फ रूसी रॉकेट ही खरीदा जा सकता है और उन्होंने यहीं से शुरुआत की।